समलैंगिक जोड़ों को शादी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। समलैंगिक शादी के खिलाफ 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शादी मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कानून में बदलाव करना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक कमेटी बनाकर समलैंगिक शादी के मुद्दे पर विचार करने को कहा है। समलैंगिक कम्युनिटी के लोग कोर्ट के फैसले से निराश हैं। जिस चीज के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं ना, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अब देखिए वो जो कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कमेटी बैठेगी, फिर जो दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने वो भी टच नहीं किया। पहले भी हमारे जो स्ट्रगल था ऑफ द LGBTQI कम्युनिटी फॉर इक्वल राइट्स चालू रहा है, चालू रहेगा, क्योंकि ये कोई सल्यूशन नहीं है कि हम एक्सेप्ट करेंगे टू लिव एज नॉट इक्वल्स। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी बनाई जानी चाहिए। कोर्ट के इस रुख में समलैंगिकों को उम्मीद की किरण दिख रही है। Overall judgment is quite progressive and positive because court talked about so many small rights which we were demanding. For an example, court talked about anti-discrimination at home by parents. Court also talked about banning the conversion therapy of LGBT people. That is something which we have been demanding for a very long time. सरकार समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसे देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ बताया था। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे इसी नजर से देखते हैं। We are an evolved civilized society, so we should say no to homophobia. But that doesn't mean marriage as a sacred institution for thousands of years, that status should be accorded to homosexual couples. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन भारतीय समाज में समलैंगिक संबंधों को अपनाने में झिझक बरकरार है। सवाल ये है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को शादी का कानूनी अधिकार होना चाहिए? क्या LGBTQ कम्युनिटी को सरकार से कोई उम्मीद करनी चाहिए? सरकार सामाजिक परंपराओं से अलग हटकर समलैंगिकों के लिए कानून में बदलाव करेगी? समलैंगिकों को शादी का अधिकार देने में क्या दिक्कत है? और अगर उन्हें ये अधिकार मिलता है तो क्या इससे समाज का ताना बाना बिगड़ने का खतरा है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सामने आया और इस पर आज फैसला हुआ, और बहुत दिन से इसका इंतजार हो रहा था कि इस पर क्या फैसला होगा। तो कोर्ट ने तो फिलहाल मना कर दिया, और अब ये गेंद केंद्र सरकार के पाले में गई कि कानून बनाने का उनके पास अधिकार है। जो तर्क रखा गया था सरकार की ओर से, उसी को आगे बढ़ाया गया। इस विषय को गहराई से समझने के लिए और खुले दिमाग से समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके अलग अलग पहलुओं और पक्षों पे बात होनी चाहिए, बिना किसी संकोच के, और खुल के बात होनी चाहिए इसमें, क्योंकि तभी आप एक निष्कर्ष और निर्णय पे पहुंच पाएंगे। इस पे कोई वैल्यू जजमेंट कर लेना, प्री कंसीव नोशन से जजमेंट कर लेना ठीक नहीं है कि ये खराब है, ये बुरा है, या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल होना ही चाहिए। दोनों तरीके की चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि बातचीत होगी अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे। एक तो जो ये तर्क दिया जा रहा है कि इसका कानून सरकार बनाए, ये इसका व्यवहारिक पहलू है कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो सरकार बनाए। कोर्ट का काम है कानून का इंटरप्रिटेशन करना, जो वो करेंगे। दूसरा कि सरकार इस पे कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे 2-3 संस्थाएं प्रभावित होती हैं। एक जिसको फैमिली इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, एक जिसको मैरिज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये बन रहा, जो तर्क दिया जा रहा है कि जो बताया गया कि परंपरा और ये सारी चीज़ें, तो क्या उससे असर होने वाला है, क्या उससे नुकसान हो सकता है, या उससे क्या होगा जिसकी वजह से इसको फिलहाल विरोध किया जा रहा है। इसका बातचीत करेंगे। इसमें हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ है LGBTQIA एक्टिविस्ट सोनल ज्ञानी जी, गे राइट्स एक्टिविस्ट हरीश अय्यर जी,
सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग नायडू, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता और नवीन चोमन। विराग सर, मैं आपके पास आता हूं, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि जो कोर्ट ने एग्जैक्टली जो कहा है उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? देखिए नीरज जी, ये एक ऐसा पहलू है जिसमें लोग पोलराइज्ड अपने ओपिनियन देते हैं। और आपने सबसे अच्छी बात बोली कि कोई जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि मैं LGBT के सभी प्रकार के कानूनी अधिकारों का समर्थक हूं और उनकी समानता का समर्थक हूं। डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो गलत है। अब हम बात करते हैं संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर में दो बातें हैं, कानून का शासन और सेपरेशन ऑफ पावर। तो कानून के शासन के हिसाब से कानून होना चाहिए और दूसरा एक सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो काम संसद का है वो संसद ही करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सब कुछ करना चाहती है तो देश में लाखों अन्याय हो रहे हैं, हर काम को सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, सिर्फ एक काम को नहीं करना चाहिए। और जब सेपरेशन ऑफ पावर की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट लांघता है तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है। कानून का शासन का मतलब ये है कि जो कानून है, अब अभी कुछ दिनों पहले की एक बात है, एक हफ्ते पुरानी बात, 89 साल का एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक 82 साल की महिला से तलाक लेना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया। एक गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दिया। हम एक ऐसे विचलन के दौर में गुजर रहे हैं जब संसद तो निश्चित तौर पर अपनी सारी जिम्मेदारियों से विफल हो रही है, विधायिका विफल हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक कंफ्यूजन का शिकार है। ये जो जजमेंट है, अगर ये सुनवाई के बाद अगर कोई व्यक्ति चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके करता तो शायद इस तरह के जजमेंट की रूपरेखा पहले से आ जाती, क्योंकि इस जजमेंट की जो सारी बातें हैं, और यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लीगल सर्किल्स में कि जो बात सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं थी उसमें इतनी लंबी सुनवाई, इतने जटिल फैसले की जरूरत क्या थी? जब देश में लाखों लोग जेलों में बंद हैं, जब देश में लाखों लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कानून के दायरे से बाहर जाकर के इस तरह की बातें करना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें दो हैं। पहला कि शादी के रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? जब देश में लिव इन संस्कृति चल रही है और वो शादी के रजिस्ट्रेशन के बगैर कर रहे हैं, तो आपको शादी के रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? दूसरा, आप शादी के सारे लाभ लेना चाहते हैं लेकिन शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। और अगर इसका मतलब यह है कि देश में इस समय एक देश दो विधान की स्थिति है कि एक व्यक्ति जो शादी कर ले उसके साथ सारे प्रकार के नियम कायदे कानून हैं। बच्चों के बारे में उसको बच्चों को भरण पोषण करना है, पत्नी का भरण पोषण करना है, तलाक नहीं दे सकता है उसको दुनिया। विराग सर, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं एक आपने बात अभी की, उस पर क्लैरिफिकेशन लेने के बाद मैं हरीश जी के पास जाऊं। आपने कहा कि शादी के लाभ भी लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब शादी होगी तो शादी में जो 4 पैरामीटर्स हैं, पहला कि आज कानून के हिसाब से 18 साल की लड़की होना चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। तो जब शादी होगी तो 18-21 का क्या होगा? दूसरा, तलाक का। तीसरा, बच्चों की जिम्मेदारी का भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि पति पत्नी में तो आज की तारीख में यह माना जाता है कि पति उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। चौथा, डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ होगा? तो ये जो परंपरागत कानून है, तो पूरा 160 कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा अगर आप उनको शादी की इजाजत देते हैं। तो ये एक देश दो विधान, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है जो जजमेंट है। ये जजमेंट एक ऐसे एक हमको दिशा में ले जा रहा है जहां पर भारत में दो दिशाओं में चीजें चल रही हैं। 200 साल पुराने कानून से जूझते हुए 40 करोड़ लोग और संगठित वर्ग के लोग। विराग जी रुकिए, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक व्यवहारिक समस्या बताई कि 160 कानून बदलने पड़ेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। अब मैं जरा उन लोगों का पक्ष सुनता हूँ। हरीश जी, मतलब कोर्ट की भी ये भाई विराग जी जो कह रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने अपना बॉल डाल दी कोर्ट सरकार की, आप देखो कैसे आपको बनाना है। 6 महीने तक इसको लटकाए रहे, फिर उन्होंने कहा कि अब आप देखो। और ये फैसला तो मतलब जिसको होता ना कि डे 1 से यही तर्क दिया जा रहा था सरकार की ओर से और आप लोगों की तर्क नहीं दिया था। आपको कैसा लगा जजमेंट और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, हम ये चाहते थे कि मैरिज इक्वालिटी ना सही, हम ये जरूर सोचते थे कि सिविल यूनियन का एक पाथवे बनेगा, एक रास्ता बनेगा सिविल यूनियन की तरफ। मगर ये जो जजमेंट है वो जजमेंट में बहुत सारे अच्छे
अच्छे तर्क दिए। सीजेआई ने इंग्लिश उनका बहुत अच्छा था। बहुत हमें लगा कि हमारी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई वहां पे। मगर वो हो जाने के बाद हम वहीं पे रुक गए। फिर उसके बाद हम जब बाकी जजेस के बारे में हमने जब सुना और उनकी जब तर्क सुने हमने, तो हमें पता चल गया कि ये कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के आने वाला है। मगर ये जरूर जानते थे कि शायद इसमें कोई सुराग या कोई रास्ता निकलेगा जहां पे वो एक पाथवे बनाएंगे फॉर सिविल यूनियन। कोई किसी भी तरीके का रिकग्निशन, हमारे रिश्तों का कोई भी रिकग्निशन हो, कि मैं ये कह सकूं कि ये मेरा पार्टनर है और इसको वो सारे हक मिलना चाहिए जो मैं, इवन इफ इट्स वन लीगल डॉक्यूमेंट। जो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैरिज क्या होता है, इफ यू इन द लीगल पार्लांस मैरिज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम ये सोच रहे कि किसी भी तरीके का, उसको शादी मत बुलाओ और कुछ बुला लो, मगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें हमारे रिलेशनशिप को मान्यता देगा, वो ये सोचते कि ऐसा कुछ निकल के आएगा। मगर हकीकत में देखा जाए तो कुछ निकल के नहीं आया। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव ये आया जो बेसिकली पहले भी था, जहाँ ट्रांसजेंडर पीपल जो होते हैं, ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग होते हैं, अगर वो खुद को आदमी मानते हैं तो वो एक औरत के साथ शादी कर सकते हैं, और खुद अगर औरत है, ट्रांस औरत है, तो आदमी के साथ शादी कर सकते हैं। तो वो एक चीज है, वो जो बाहर निकल के आया, जो पहले भी था बट ये एक स्पष्ट तौर पर बताया गया, तो वो एक पॉजिटिव निकला। मगर और कोई चीज पॉजिटिव तो नहीं दिखा हरीश जी, मुझे, एक मगर चीज और ये जरूर बताइए, था। आपने एक चीज कही कि कोई भी एक रिकॉग्निशन मिलता तो उससे ठीक हो जाता, वो आप शादी नहीं, कुछ और कह दीजिए, वो उस रिकॉग्निशन से आप लोगों को क्या फायदा होता, जिसके लिए आप इतना केस लड़ रहे हैं? देखिए, हम जब कोविड आया था, जब कोविड की महामारी आई थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नेटिव फैमिली, जो जहाँ पे उनके माँ बाप जो हैं, माँ बाप ने नहीं स्वीकारा था, और वो यहाँ पे बड़े शहरों में अपने बॉयफ्रेंड, अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे। जब एक बीमार पड़ा, जब उन दोनों में से एक बीमार पड़ा और वो मौत के कगार पे था, उस वक्त अगर कोई साइन कर पाता कि वेंटिलेटर से निकालना है या कोई ट्रीटमेंट देना है, वो सिर्फ पार्टनर, वो सिर्फ पेरेंट्स दे सकते थे। वो पेरेंट्स जिनके साथ इनका नाता कब से छूट गया था। तो हम सिर्फ जीने के हक के लिए या इज्जत से जीने के हक के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हम इसलिए भी लड़ रहे थे कि हमें इज्जत से मरने का हक तो दे दिया जाए। हम राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ये लड़ रहे थे। हम राइट टू रिकग्निशन, हम जब सेक्शन 377 का वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारा पॉजिटिव रिकग्निशन हमें देखने को मिला। हम ये चाहते थे कि वो रिकग्निशन, जब कोर्ट कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट देता है तो उसका असर सारे इंडिया में फैलता है। तो हम वो भी चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के दिन। तो वी आर डिसअपॉइंटेड। जी, विराग जी, एक बहुत क्विक क्वेश्चन, जो बात अभी हरीश ने कही कि उनको कोई और रिकग्निशन मिलता जिससे उनको अपने सिविल राइट्स मिलते, ये क्या दिया नहीं जा सकता था? कोई तरीका नहीं हो सकता था इसका? सिविल राइट्स में 5-6 तरह की बातें, देखिए सिविल राइट्स में 5-6 तरह की बातों की बात आई थी कि पार्टनर्स को आपस में पेंशन के, बैंक अकाउंट के बारे में, या राशन कार्ड में, या अस्पताल के बारे में, या फिर जो उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी में। अब हम सारी चीजों को एक साथ समझते हैं कि पहली बात समझिए कि इनमें से आज भारत में किसी आदमी को राशन कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी में कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी के नाम वसीयत कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें पार्टनर लिखे। तीसरी बात, अस्पताल में जो लोग अनाथ जाते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, क्या वो उनका क्या इलाज नहीं होता है क्या जाकर के? दो बड़ी बातें देखिए नीरज जी, 2013 में जस्टिस सिंघवी ने जब जजमेंट दिया था, उसको डिक्रिमिनलाइज करने के फैसले को रिवर्स किया था, और उन्होंने मीडिया से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या आपने जजमेंट पढ़ा है? 10 साल पुरानी बात है, 2013 में जस्टिस सिंघवी। व्यक्तिपरक बात है कि आज 5 में से अगर एक जज अगर इधर हो जाता तो पूरे देश की एक सांस्कृतिक या एक सामाजिक या एक कानूनी पद्धति बदल जाती। और कानून जो है, कानून का शासन व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। दो बातें आज तक नहीं हुई पिछले 15 सालों में, सारी चीजों के बावजूद।
ये आंकड़े नहीं आए एनसीआरबी से कि एलजीबीटी कम्युनिटी कितने तरह के पुलिस शोषण का शिकार है और भारत में कितनी एलजीबीटी कम्युनिटी है। ये सारे डेटा इन्फ्लेटेड आते हैं, कभी बोला जाता है 10 करोड़ लोग, कभी बोला जाता है 15 करोड़ लोग, कभी बोला जाता है 10% आबादी। जी जी। आज अगर वहां पर अभी बिहार में एक सेकंड, बिहार में कास्ट सेंसस हुई है और अभी सोशल इकोनॉमिक डेटा आएगा, उसमें देखिएगा कि कितनी एलजीबीटी कम्युनिटी आती है वहां पर। ये एक पूरा एक अलग किस्म का खेल है जहां पे संगठित तौर पर कानून के शासन को परास्त करने की कोशिश हो रही है। जी नवीन चोमल जी। सर जो बात अभी हरीश जी ने रखी और जो बात विराज जी ने रखी कि अधिकार मतलब नॉमिनी तो आप किसी को भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट में अपने, उसके लिए जरूरी थोड़ी कि आपकी बीवी हो, हस्बैंड हो या बच्चे हो, आप किसी को नॉमिनी कर सकते हैं, ये आपको राइट है। हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। लेकिन लार्जर क्वेश्चन हरीश ये कह रहे हैं कि हमको ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे सोच क्या है? वो तो कह रहे हैं कि सरकार चाहे कानून बनाए और सरकार कह रही है कि नहीं ये सामाजिक ढांचे, क्योंकि असली सवाल अब मैं धीरे धीरे वहां ले जा रहा हूं, ये तो व्यवहारिक समस्याएं हम लोग हल कर रहे थे कि सामाजिक तौर पर नहीं चाहते हैं। नवीन जी। नीरज जी, माननीय वकील विराट गुप्ता जी ने जो बात कही है वो एक जानकार वकील है और उन्होंने जो बात की काफी जवाबदारी से बात की है और उन्होंने जो कहा उस बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और उसे पूर्णतः सहमत हूं। और हरीश जी बुरा ना माने, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कही है कि जैसे हमें मरने का अधिकार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सिर्फ इमोशनल बातें करके गुमराह करने की बातें हैं। आज तक भारत के अंदर किसी भी LGBTQ वालों पे अन्याय अत्याचार हुआ नहीं है। और जैसे कि विराट जी ने कहा है, आपका डेटा बताइए। हरीश जी आता हूँ। हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा राइट। देखिए कैसे विचलित हो गए, कैसे विचलित हो गए। प्लीज झगड़ा मत करिए। लिबरल कहते हैं और ये दूसरे की बात सुनना तक नहीं चाहते, क्योंकि इनकी बात जब उखाड़ के फेंकी जाती है तो ये लोग लिबरल्स लोग दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। ये रहा लिबरल्स का फेस देश के सामने। सर अपनी पॉइंट हाँ तो पॉइंट पे ही हूँ मैं जी। तो आप देखिए कि देश में, भारत में मनुस्मृति के जमाने में भी तृतीय पंथी लोगों का वर्णन किया गया है और वहां पे भी उनको सम्मान दिया गया है और उनको कहीं पे भी अन्याय उनके ऊपर होने नहीं दिया गया है। और 25-30 हजार वर्षों से अपने देश की सभ्यता चलती आई है। आज आप पाश्चात्य संस्कृति देखिए, ये 200-300 साल पुरानी संस्कृति है। आज हर घर में हर एक को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। ये बिखर गए हैं, इनका सामाजिक ढांचा बिखर गया है और भारत 25-30 हजार साल से जी रहा है। अभी तक हमें आज के जमाने में लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ने लगी इन लोगों का फॉलो करके। तो इनका जो वोकिज्म है वो हम पे थोपना चाहते हैं। जी नवीन जी। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, वो उसी के व्यूज के सब्सक्राइब करते हैं और वो वोक थॉट बार के ऊपर लाना चाहते हैं। तो वो भारत के हुकुमशाह नहीं है, चीफ जस्टिस है। तो यदि सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य केवल उतना ही है कि जो लेजिस्लेचर जो कायदा कानून बनाता तो इसीलिए तो उन्होंने दे दिया ना केंद्र सरकार को, इस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, भाई आप बनाओ, आपको देखना है। वो तो उनके बाद उनको जब पता चला कि मैं कर नहीं पाता हूँ इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा लेक्चर झाड़ा। नहीं अरे सुनिए चोमल जी कोर्ट की बहस और ऑब्जर्वेशन। अरे चोमल जी सुन लीजिए सर, चोमल सर प्लीज लिसन टू मी प्लीज। कोर्ट के अंदर की जो बहस और ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए बहुत इतना इरेलेवेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ इस समय, क्योंकि उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकला है ना उस पर हमको एक्ट करना है। 377 डिक्रिमिनलाइज किया गया ना, तो उसके बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन ये बनता है, जब आप 377 को क्रिमिनल नहीं मानते हैं तो उसके आगे क्या है? ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए कोर्ट से, ये तमाम लोगों से। हरीश जी आप इनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं रंजना जी और उनके पास जाता हूँ। जी सर हरीश जी को आपने बोला तो उनको सुन लीजिए प्लीज। हाँ हरीश जी बोलिए। मुझे ये लगता है कि नवीन चोमल जी ज्यादा जानते नहीं है हम LGBT समुदाय के लोगों को। तृतीय पंथियों के साथ क्या जाति होती है। गरिमा गृह जो सेफ हाउसेस हैं, आप सेफ हाउसेस जो गवर्नमेंट ने ये किया और जिसको फंडिंग ज्यादा मिली नहीं है, अगर आप वो सेफ हाउसेस में जाते और उनसे बात करते तो आपको पता चलता। आप बताइए ट्रांसजेंडर पीपल आज तक कंपनीज में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक उन्हें भीख
या रास्ते में भीख या सेक्स वर्क, जबरदस्ती सेक्स वर्क या रास्ते में भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? क्या इसलिए मांगना पड़ता है क्योंकि तृतीय पंथी मनुस्मृति में तृतीय पंथी का वर्णन था? तो आज भी एलजीबीटी समुदाय के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड जब लीगल प्रोविजंस दी जाती हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा ईज करती है। और मैं एलजीबीटी समुदाय से हूँ, तो मेरी जिंदगी मैं आपसे अच्छा मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमें क्या दिक्कतों का सामना करना हरीश जी, इसमें जो LGBTQ, मुझे लगता है सबको समेट के आप एक ही तरह से मत पेंट करिए। ये सब इनके भी भेद हैं, और इनको सबको एक तरह से ट्रीट करना भी मुझे लगता है गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं रॉन्ग हूँ। आप सबको एक पेंट मत करिए। LGBTQ ये सब अलग अलग है। देखिए LGBTQI प्लस, ओके, और प्लस में क्या है? उसके ऊपर भी होता है। प्लस में बहुत सारे, बिकॉज हम और भी बहुत सारे A to Z सब कुछ आ जाएगा अगर हम प्लस को भी जोड़े तो। ठीक वही अरे चोमल सर प्लीज उनको बोलने दीजिए सर। जी बोलिए हरीश जी। LGBT लोग जो हैं, जो बहुत डिफरेंस होता है, हमें स्कूल और कॉलेजेस में भी ये सिखाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत, अगर हम सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी की बात करें, सेक्स वो होता है जब आप पैदा होते हो, आप लिंग के साथ पैदा होते हो तो मेल होते हो, आप योनि के साथ पैदा होते हो तो फीमेल होते हो। जेंडर सेक्स पैरों के बीच में होता है, और इंटरसेक्स भी हो सकते हैं। जेंडर सर के आप खुद को क्या बताते हो वो जेंडर होता है। तो एक तो हम इंटरसेक्स नहीं, ये क्या ये भी हो सकता है कि मेरा कोई भी जेनिटल हो, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ये भी एक है कॉन्सेप्ट, उसको जेंडर बोलते हैं। जेंडर यहाँ होता है, सेक्स पैरों के बीच में होता है। ओके सर, ये मतलब एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मेल है, आम फहम जो समझ में मेल जिसको मानते हैं, वो अपने अंदर से फीमेल फील करे अपने आप को, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। उसको ट्रांसजेंडर, वो फीमेल माना जाएगा? हाँ जी, तो ट्रांस वुमन हो गया वो। ये मान लीजिए बाद में बदल भी सकता है क्या, कि वंस फॉर ऑल हो गया, एक बार मान लिया तो वही होगा? ये ज्यादातर जो होता है वो लोग बदलते नहीं हैं। दे बेसिकली आर पीपल, बट बदल सकते हैं। नहीं, ये चूंकि एक मानसिक स्टेट ऑफ माइंड है, ये उसके लिए इट मे चेंज लेटर साइकोलॉजिकल। नहीं, आप पूरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। बोलिए। इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्हें 1 साल तक वो लोग वेट करते हैं, देखते हैं अगर ट्रांजिशन जाना है, अगर ऑपरेशन करना है, ट्रांजिशन में जाना है, तो वेट करते हैं। उनका एक साइकोलॉजिकल पीरियड होता है, उसके बाद वो इवैल्यूएट होता है। तो ऐसे कोई बदल के कोई ऐसे चुनता नहीं है कि मुझे ना मेरा कोई तिरस्कार करे, मेरा कोई मजाक उड़ाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज चुनता हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर बन जाता हूँ। कोई ऐसे चुन के नहीं बनता। ठीक, कोई हरीश जी, नहीं ठीक। बनता। अभी रंजना जी और अनुराग जी के पास चलता हूँ। रंजना जी, अब ये तो बड़ा व्यवहारिक पहलू पे भी बातचीत हो रही थी जो आज की हुआ। अब इसमें आता जो रियल इश्यू कि 2 व्यक्ति हैं, मेल है या फीमेल है, या जो LGBTQ में 4-5 तरह के लोग हैं। अगर 2 मेल शादी करना चाहते हैं या 2 फीमेल शादी करना चाहती हैं, अब उनको भी चाहता ही बोलना पड़ेगा क्योंकि जेंडर तो है ही नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो अभी नवीन जी कह रहे थे, या जो कोर्ट में दलीलें दी गई, आपको दिक्कत इसमें लगती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से? देखिए, कोर्ट में 10 कितने सालों से ये केस चल रहा था, और काफी सारी दलीलें भी आई, और कोर्ट में जो स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सिर्फ शहरी नहीं है, ये सिर्फ अपर क्लास की बात नहीं है, गांव से लेके शहर तक हर जगह है। ये हमारे यहाँ इस तरह के रिश्ते रहे हैं, हमारे पूरी सभ्यता का ये हिस्सा है। आप उनकी पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ऐसा लगा कि वो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, जो तर्क दिए जाते हैं वो सब स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर ये स्वीकार करने में कहां पर बाधा आ गई कि हाँ वो साथ रह सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, इसमें कहां बाधा आ गई? लेकिन वही बात है कि जो इस समय दबाव बना हुआ है कल्चर के नाम पर, और जो दबाव बना हुआ है इस तरह की हमारी सभ्यता संस्कृति, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी खुद की बयान में ये बात साफ आई है कि ये सब कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये सब कुछ हमारे इतिहास का, हमारे देश के पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि 2 महिलाएं आपस में प्रेम कर सकती हैं,
दो पुरुष आपस में प्रेम कर सकते हैं, और जब प्रेम कर सकते विवाह भी कर सकते हैं। तमाम विवाह तो बिना प्रेम के ही हो रहे हैं और किसी न किसी तरह औरत निभा रही है विवाह को। इसमें तो सचमुच आपस में प्रेम करके विवाह करेंगे तो क्यों नहीं निभाएंगे, बच्चे को क्यों नहीं पाल सकते हैं। तो ये चीजें एक तरह से मुझे लगता है कि अभी भी हम काफी सारे आगे देखो बयान तो उनके आए, लेकिन वास्तव में जब फैसला जो देना था उस फैसले से कोर्ट आज मुकर गई, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोर्ट अगर ये फैसला नहीं दे सकती तो पहले ही कह देती कि भाई आप हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो कानून की बात है और कानून ये कहता नहीं, और मुझे खाली आके सुप्रीम कोर्ट को कि हम कानून का इंटरप्रिटेशन करें, तो फिर इसको सबसे पहले तो भेजिए पार्लियामेंट में, इसका चेंज करें, पहले पार्लियामेंट के लोग नए तरह का कानून लेकर के आए, तब हम इस पर कोई बातचीत करेंगे। तो ये कुछ अजीब सा माहौल बना करके और अपने आप को प्रोग्रेसिव साबित करके और फिर वो सारा मामला लटका दिया गया, ऐसा मुझे स्पष्ट लग रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर दो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी दो व्यक्ति हो, आपस में प्रेम करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उनको पूरा वो हक होना चाहिए जो कि एक मर्द और एक औरत को है। इसमें कहीं मैं कोई गलत नहीं मानती हूँ। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये मानती हूँ कि देखिए ये जो बातें कही जा रही है हमारे परिवार, तो जरा इनको, जो लोग ये परिवार करते हैं, मैं इन सब लोगों को आमंत्रित करती हूँ खाली एक दिन 24 घंटा सेंटर फॉर सोशल रिसर्च में आके बैठ जाइए और आप देखिए कि परिवार के अंदर क्या क्या हो रहा है, औरतें किस तरह के किस्से लेकर आती हैं, क्या क्या उनकी जिंदगी के साथ गुजर रहा है। जिस परिवार पर आप गर्व कर रहे हैं, मैं भी गर्व करती हूँ, परिवार की मैं भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि आज जिस परिवार पर आप दो व्यक्ति प्रेम करके आपस में जितनी अच्छी से रह सकते हैं, उस तरह का तो परिवार आज नहीं दिख रहा है ना आपको। दिन रात मार कुटाई, दिन रात बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब कुछ पिता कर रहे हैं। पिता जिनके अपने बच्चे हैं, पिता जो की पति है अपनी पत्नी के, उनको सिगरेट के बट से जलाते हैं, इनको टांगों में। लेकिन रंजना जी मत कहिए कि परिवार हमारा हर घर में नहीं होता ऐसे, मानते हैं रंजना जी। आपके कहने के हिसाब से पूरा देश में ही अरे होता है। प्लीज एक एक करके रंजना जी, जिस परिवार, जब ये एक नया परिवार बनेगा, मान लीजिए दो पुरुषों ने शादी करी, तो जो नया परिवार बनेगा उसमें जो वो समस्या जो आप गिना रही, वो क्या गारंटी इस परिवार में नहीं होगी? है तो इंसान ही ना। वो देखिए, समस्या दो व्यक्ति साथ रहेंगे ना, आप और दो व्यक्ति जब साथ रहेंगे, समस्या किसी के भी परिवार में आ सकती है, समस्या दो व्यक्तियों के साथ रहने में आ सकती है। लेकिन इतना सब कुछ सोचना उसके बारे में कि भाई ये दो व्यक्ति जो हैं ये बिल्कुल समाज में स्वीकार्य नहीं होंगे, ये किसने आपसे कह दिया स्वीकार्य नहीं होंगे? या किसने इन लोगों को, जो लोग कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे या जो लोग कह रहे थे कि नहीं ये सब कुछ बिल्कुल हमारी संस्कृति ढह जाएगी, कहाँ ढह जाएगी संस्कृति, कैसे ढह जाएगी? अनुराग नायडू जी के पास चलते हैं। मैं जानना, क्योंकि मैं स्वयं 377 का जब मामला चला था तो हम सब लोगों ने कहा था भाई आप क्यों क्रिमिनलाइज कर रहे हैं? दो व्यक्ति, अगर दो लड़कियां साथ बैठी एक दूसरे को प्रेम कर रही हैं, तो एक मर्द और औरत भी एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, उनको तो आप क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं, आप इनको क्यों कर रहे हैं? दो लड़के साथ बैठे हैं, आप इनको तो कम से कम एक वो मामला का समाधान हुआ। रंजना जी पॉइंट टेकन। इस मसले का जो मूल है ना, उस पर मैं थोड़ी सी बात समझना चाहता रहा आप लोगों से। अनुराग नायडू जी, बात घूम फिर के वहीं पे आ रही है कि दो मेल शादी नहीं कर सकते, दो फीमेल शादी नहीं कर सकती, या जो और तरह के लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते। इसी पे तो सारा मामला टिका ना, उन्होंने सरकार के पास भेज दिया, और जो मेहता जी ने, तुषार जी ने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं कि ये नहीं हो सकते हैं। वो समझाइए कि वो प्रॉब्लम क्या आने वाली है या क्या होगी जिसकी वजह से ये फैसला जज साहब ने टाल दिया कि नहीं करना। मुझे लगता है कि नीरज जी, इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमें बात ये समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही स्कॉलरली लेवल पे हुए, ये कोई सामाजिक लेवल पे नहीं हुआ। क्योंकि जो एडवोकेट्स रिप्रेजेंट करते, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी जो हो, चाहे वो सिब्बल साहब जो हो, इन लोगों का जो डायरेक्ट कनेक्ट वो होता नहीं है समाज के साथ, जितना डायरेक्ट कनेक्ट हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, लेजिस्लेचर्स का होता है। तो जब लॉज हमारे लॉज क्यों बनते हैं पार्लियामेंट में? वो इसलिए बनते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जनता के साथ जुड़े हुए होते हैं और जनता की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना उनका काम होता है। अगर ये चीजें, हम हर चीज को हम एक इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरली वे में डिबेट करके और हम उस पर एक निर्णय लेके, एक कंक्लूजन करके अगर हम पूरे 125-130 करोड़ की जनता पे थोपेंगे, तो ये कहीं ये किस तरह का मुझे लगता है कि न्याय होगा बाकी की जनताओं पे। जैसे इसके पहले किसी पैनलिस्ट ने कहा, मैडम ने,
कि एक परिवार के झगड़ों की बात कर ली। आपको जब आप कन्वीनियंस लगता है कि आप उसको जनरलाइज कर देते हैं कि जैसे मतलब दो लोग रहेंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। अगर हम कभी कुछ बोले तो आप बोलेंगे कि आप जनरलाइज मत करिए, हमें बदनाम कर दिया। तो देखिए ये हिपोक्रेसी चलता नहीं है। इंडिया हैज बीन अ वेरी बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट हमारा समाज रहा है और चीफ जस्टिस ने बहुत सही बात कही है। मैं इससे बिल्कुल नहीं मानता कि देखिए ये बहुत रिस्पेक्टफुल चीज है। अगर किसी को लगता है कि सेम सेक्स अफेक्शन हो, लव हो, रिलेशन हो, वो बिल्कुल इट हैज टू बी लीगलाइज, जो लीगलाइज है ठीक है। बट हमारे समाज में भी पहले हजारों साल पहले से हमारे समाज में था ये, लेकिन इस लेवल पे नहीं था। अगर इसका कारण ये है कि कभी लीगलाइज नहीं था। अगर किसी दो, लेकिन उसको हमने समाज ने कभी भी उसको लेजिटिमाइज नहीं किया, इसलिए आज हमारे समाज का संतुलन बना हुआ है, इसलिए आज हमारी प्रगति हो रही है। एक मिनट अनुराग जी, चूंकि मन में सवाल आता है तुरंत पूछ लेना चाहिए, वरना फिर बहुत लंबे उसमें भूल जाता हूं मैं। आपने जो कहा कि पूरे 140 करोड़ लोगों के ऊपर थोप, इसमें थोपना क्या है? जिसकी मर्जी होगी वो करेगा, पहली बात तो ये है ना। एक मिनट सुन, सवाल पहले सुन लीजिए सर। कोर्ट में भी आप लोग सवाल एक दूसरे को सुनकर ही जवाब देते होंगे। किसी के ऊपर थोपा कैसे जा सकता है? पहली चीज, क्योंकि ये साइंटिफिक है ना। अगर कोई आदमी नहीं आपस में उनके ओरिएंटेशन है तो आप थोड़ी कहेंगे कि ये कानून बना, चलो इस कानून के तहत हम लोग शादी करते हैं। अरे भाई हमारा ओरिएंटेशन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, नंबर 1। दूसरी चीज कि अगर इसको लेजिटिमाइज कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मुझे ये समझाइए आप। नीरज जी, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब कानून बन जाता है, आपको कानून बनने के बाद आपको चाहे पसंद आए ना आए, हमारे यहाँ 2 विशेषज्ञ वकील है, आप उनसे पूछ सकते हैं। कानून आपको पसंद आए या ना आए, फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ना पसंद आए तो एक तरह से वो यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। लेकिन जो कानून बनाएगा कौन, ये किसके जुरिस्डिक्शन में कानून बनाना है, ये बहुत क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और अच्छा एक और बात मैं बता दूं, सरकार कहीं भी ये मुखर नहीं रही थी कि हम इसको कभी लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, कभी लीगल एंटिटी नहीं बनाएंगे मैरिज को। सरकार तो ये कि हमें डिबेट करना पड़ेगा। सरकार तो ये बड़ी 107 चीजें और है जिसको अमेंडमेंट की जरूरत है। और आप आज मुझे बता दीजिए, किसी ने एलजीबीटी की जो एक्टिविस्ट बैठे उन्होंने बोला हॉस्पिटल का नाम लिया। मुझे पता नहीं शायद इनका कितना एक्सपोजर है, लेकिन मेरे घर पे 3 डॉक्टर है, हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं। मेरे घर के 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर कभी भी आपको पूछ के निर्णय नहीं लेता। डॉक्टर टेक्स एज पर द मेडिकल प्रोटोकॉल द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। डॉक्टर टेक्स ओथ ऑन हिज सर्विस। तो डॉक्टर कभी आपको पूछेगा नहीं, आपका पार्टनर है तो मैं सब बोलूंगा। डॉक्टर फॉलोज द मेडिकल। एक बार एडमिट हो जाता है तब आपको साइन लेना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो खुद की साइन, नहीं भी है तो डॉक्टर करता है साइन, और प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ एफआईआर करके आपकी एडमिशन होता है। एक बार आप एडमिट हो गए, डॉक्टर इज the owner of your body and the treatment. You cannot guide the doctor what he has to do. So that is a wrong narrative that you're trying to peddle. And एक इमोशनल नैरेटिव मत बनाइए, आप फैक्ट्स पर जाइए। बहुत सारी चीजें हैं। अगर रही बात पेंशन की, रही बात मेडिकल इंश्योरेंस की, रही बात प्रॉपर्टी की, रही बात सिविल राइट्स की, तो पार्लियामेंट को डिबेट करने दीजिए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तो जाके वहां पे चौपाल नहीं बैठाते ना हरियाणा में कि जनता बताइए सर आपको क्या चाहिए। तो चौपाल तो पार्लियामेंटेरियन बैठाते हैं। लोगों से तो डायरेक्ट संपर्क पार्लियामेंटेरियंस का है, तो पार्लियामेंटेरियंस को उनका काम करने दीजिए। और इतने सारे पार्लियामेंट्री, राज्यसभा लोकसभा है, बहस होने दीजिए। और अच्छी बात है बहस हो। आप दोनों जो लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप बिल्कुल जाके आपके पार्लियामेंटर को अप्रोच करें और आप उनको एजुकेट करें। मैडम जी, अनुराग जी सर रुकिए ना, अभी ये तो जो है मेरे को विराग जी के, अच्छा रंजना जी आप एक कमेंट कर लीजिए, फिर विराग जी के पास जाता हूं। बोलिए रंजना जी, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए समय के साथ नेचर ऑफ फैमिली बदल रहा है। हाँ। अब जो लोग उसको नहीं स्वीकार करना चाहते हैं वो लोग ना करें, लेकिन आज सिंगल पेरेंट फैमिली है। एक औरत अपने बच्चों को अकेले पाल रही है, एक आदमी अपने बच्चों को अकेले पाल रहा है। परिवार में अकेले रहने का फैसला लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के वो शादी ही नहीं कर रहे हैं, साथ साथ रहते हैं, खाली शादी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप। तो नेचर ऑफ फैमिली कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और हमेशा हुआ है। तो उसमें अगर प्रवाह में अगर ये भी हो जाता है कि नहीं, 2 व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं और वो 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इसमें कहाँ से कौन सा आपके ऊपर कहर ढह रहा है समाज के ऊपर, विराग जी के पास, और जबकि वो व्यक्ति यहाँ है और सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रहा है। और जहाँ तक आपका तमाम भाषण है कि नहीं, आपका जो तमाम भाषण है कि नहीं पार्लियामेंटेरियन ही कानून बना, तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी पार्लियामेंट। नहीं, रुकिए रंजना जी संसद में ही सारे फैसले। सर आ रहा हूँ विराग जी, रुकिए ना विराग जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, रुकिए ना एक मिनट। देखिए जो तर्क अभी तक आप लोग दे रहे हैं ना सर, हरीश जी आपका भी वो तर्क मेरे को भी नहीं क्षमता, जो कि वो टेक्निकली फिट नहीं बैठता कि
अस्पताल में कौन साइन करेगा या बैंक अकाउंट में कौन आपका बेनिफिशियरी बनेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी सुनिए ना सर, में दिक्कतें नहीं है। हरी जी सुनिए ना, अरे सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज की तारीख में जब आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं तो वो ट्रस्टी नहीं है, बेनिफिशियरी है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए सब लोगों को कि आपने जिसको नॉमिनी बना दिया ना, राइट्स उसके पास जाएंगे। पहले होता था वो ट्रस्टी होता था कि मान लीजिए आपने किसी को बनाया लेकिन अनफॉर्चुनेट केस होने पर आपकी वाइफ या हस्बैंड को चला जाएगा, अब नहीं जाता है, इसलिए बहुत सोच के बनाया जाता है। तो वो अलग तर्क आपका ठीक नहीं। दूसरा तर्क इनका भी ठीक नहीं है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि थोप दिया जाए। अरे भैया, जिनके लिए कानून बना है उनको उस कानून के तहत करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अमेरिका में है तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ की 20 करोड़ जनता सब LGBT हो गई है। कानून बनने का मतलब ये नहीं कि आप उसको हर आदमी को उसमें उस कानून का इस्तेमाल अपने फेवर में या अगेंस्ट में करना है। विराग जी, आपके अदालत में केस आ रहा है, अभी तक हम उस मूल पर नहीं पहुंच पाए जिस पे आपत्ति है, जो लोग मन के अंदर भरा हुआ बोल नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है? अगर 2 लोग कर रहे हैं तो आपको लगता है फैमिली नामक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, एक गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा? अगर ये समस्या है तो बताएं फिर। नहीं, देखिए, रंजना जी ने 3 बातें बोली, उनसे मैं 2 सहमत हूं, तीसरी बात पे असहमति है। मैं तीनों बातों को बताता हूं। पहला, उन्होंने बोला कि भारत में बड़ी पुरानी परंपरा रही है, सांस्कृतिक उन्होंने बातें बोली, और मैं इस बात से मानता हूं कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है और इसको मनुस्मृति या किसी आधार पर इसका विरोध करना गलत है। ये एक मानवीय परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा, मैं सहमत हूं। दूसरा, उन्होंने बोला क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, यहां भी मैं सहमत हूं। उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया जब 2018 में, जब 2013 में तो क्रिमिनलाइज किया गया था, नए जजमेंट से उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब तीसरी बात आती है, उन्होंने जो बात बोली मैं उससे बहुत ही ज्यादा सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में शादी की संस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और रंजना जी परिवार के संस्था पर सवाल खड़ी कर रही हैं। उनके सेंटर में 140 करोड़ लोग तो नहीं आते हैं, 200, 500, 1000, 2000 लोग आते होंगे, लेकिन मैं LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड 3 बातें बोलता हूं, उसका अध्ययन करके बताएं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कितने मामले होते हैं? नंबर 1, WHO ने रिपोर्ट दिया था कि इससे HIV का रिश्ता है, उस बारे में बताएं कि क्या होता है। प्रतिदिन लिव इन पार्टनर की हत्याओं के रोजाना केस रिपोर्ट होते हैं, उसका क्या किया जाए। इसलिए इसके बेसिस पे एक धारणा बनाना गलत है। अब हम आते हैं आपके मुख्य सवाल पर। मेरा एक सवाल है कि 2 लोगों को आपने पार्टनर की मान्यता दे दी, उसमें से एक सरकारी अधिकारी है, दूसरा आदमी उसकी बीवी बन गया, पति बन गया। कल के दिन पहले आदमी की मृत्यु हो गई, वो बोलेगा मुझे अनुकंपा नियुक्ति दो। मृत्यु के बाद बोलेगा मुझे पेंशन दो। मृत्यु के बाद नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। तो कोई भी आदमी, भारत जैसे समाज में जहां पर लोग उंगली काट करके विकलांग कोटे से नौकरी लेना चाहते हैं, वो बोलेगा मुझे लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटीज दो। अब प्रश्न इस बात का है कि ठीक है, मान लिया आपको दिया, क्या आप शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ तलाक के कानून बनाने के लिए राजी हैं? क्या आप शादी की न्यूनतम उम्र बनाने के लिए राजी हैं? क्या भरण पोषण देने के लिए राजी हैं? क्या बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए राजी हैं? ये अधिकार पूर्ण समाज की बात। भारत में LGBT की कम्युनिटी की कितनी संख्या है, कोई अधिकृत आंकड़े हैं? पुलिस में कितनी FIR हुई, इसके आंकड़े हैं? ये एक संगठित समाज भारत में, जैसे दिल्ली में 1 लाख लोग रामलीला मैदान में रैली करके पूरे सरकार को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो एक संगठित वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने SLP डिसमिस कर दिया, क्यूरेटिव पिटीशन के बाद बिल्कुल गलत तरीके से रिट पिटीशन एडमिट करके पूरा जजमेंट गलत तरीके से दिया गया। ये व्यक्तिपरक जो जजमेंट्स हैं, ये लुटियंस जजमेंट हैं, और ये कानून की अवधारणा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और आम जनता के मन में ये सवाल पैदा होता है, इतनी लंबी लंबी सुनवाई इनके लिए, जहां पर अंत में मालूम है, हमारे जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने बोला कि जजों की बात सुनकर के उनको पता चल गया था कि रिलीफ नहीं मिलने वाली है। प्रश्न इस बात का है कि 5 करोड़ मुकदमों से पीड़ित समाज, जजों का काम न्याय देना है, जजों का काम अपनी धारणाओं के अनुसार उसमें ये नहीं करना है। संसद में इसके बारे में प्राइवेट बिल पेश हुआ था, और मैं इन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कंप्रेहेंसिव लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस लेकर आए और इस बात की मांग की जाए कि लिविंग रिलेशन में, लिविंग नहीं, मेरी आखिरी बात, जब तक लिविंग रिलेशन को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसकी वैवाहिक मान्यता नहीं होगी। और अगर एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते हैं, अगर लिविंग रिलेशनशिप विराग जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दें। जी रंजन जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत लौट के आते हैं, आप ही लोगों की बात करें। अरे सुनिए ना विराग जी, विराग जी ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना, मैं लौट के आता हूँ, आप इस लोगों से चर्चा करनी, बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। और आज हम बातचीत कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उस पर लेकर के बातचीत हो रही है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ डिस्क्लोजर के तौर पे, मेरे पास सिर्फ
10 मिनट हैं और आप सारे 4 लोगों पर 2.5 मिनट में बांट देता हूँ। रंजना जी आप शुरू करिए, बताइए। नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरी 2 बातों से कम यहाँ सहमति जाहिर की गई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बार बार ये लिटिल दिल्ली की बात क्यों आती है। लिटिल दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं और सारे पार्लियामेंट मेंबर्स भी रहते हैं, फैसला तो उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा जबकि कोर्ट ने कह दिया है। तो अब लिटिल दिल्ली एक खास तरह का ये माहौल मत बनाइए। इसमें सबसे जरूरी बात यह कि आज हमें वास्तविकता समझने की जरूरत है। जो 2 लोग आज साथ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने बात की ट्रैफिकिंग की, आपके पास कोई डेटा है कितने बच्चे ट्रैफिक हो रहे हैं, कितनी महिलाएं ट्रैफिक हो रही है, कितने ट्रांसजेंडर ट्रैफिक हो रहे हैं? डेटा ही नहीं है। एक रिपोर्ट बनी थी जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाई थी, आज तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं। कितने इस तरह के लोग हैं जो क्वियर हैं इस देश के अंदर, क्या हमारे पास कोई डेटा है? क्या हमारे सेंसस में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है? जाति का सेंसस वो आपने कह दिया उससे पता चल जाएगा। जाति की सेंसस को आपने देखा, उसमें कहीं ये प्रश्न है कि आपकी क्या सेक्शन, आपकी कौन सा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो आपके पास कोई डेटा है नहीं। ये सब बातें जो है एक तरह का कंजेक्चर होती है, आप खाली जो सुनते हैं उसी को बोलते हैं। सॉरी पुरुष स्त्री पूछा जाएगा, पुरुष स्त्री पूछा जाएगा, सॉरी पुरुष स्त्री पूछा जाएगा। तो भारतीय समाज में पुरुष स्त्री तो हमेशा से पूछा गया, कोई नई बात तो नहीं है। हमेशा से सेंसस में तो बहुत सारी बातें हमने जुड़वाई प्लानिंग कमीशन के जमाने में। मेरे सवाल को जवाब देने के बजाय सवाल खड़ा कर रही हैं। 2.5 मिनट तो मिला है, 2.5 मिनट तो मिला है। मैं आपसे संघर्ष करने के लिए यहाँ बैठी नहीं हूँ, ना मेरा कोई आपसे वैमनस्य है। मैं तो सिर्फ अपनी बात यहाँ कह रही हूँ कि जब हमें जानकारी नहीं तो हम कंजेक्चर के हिसाब से बातें करते हैं। जी मैं 20 सेकंड और लूंगी क्योंकि इन्होंने मेरा समय खाया। प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ इतने बड़े आर्गुमेंट की जरूरत क्या थी? हाँ। अगर छोड़ना ही था ऊपर इतना सारा समय, देश का सब लोगों को उम्मीदें बनी, सबको लगा कि हाँ अब हमारे पास कोई फैसला है, किस लिए इतनी बड़ी बयानबाजी हुई? तो हम तो जान ही जाते कि ये सब चीजें हैं। जी, बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस के तहत मुझे लगता है फैसला चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। इसको इतने हल्के में एक जगह बैठ के तय करना बड़ा मुश्किल है। नवीन जी बताएं। नहीं, ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, लेफ्ट लिबरल्स, वोक लोग हैं, जो खुद का तो देश बर्बाद कर चुके हैं, खुद का समाज बर्बाद कर चुके हैं, अभी वो भारत को बर्बाद करने में तुले हुए हैं और उनके योजनाबद्ध है। इनको फाइनेंस कहाँ से आता है? अरे ये सब इंडिया के लोग हैं, विदेशी थोड़ी है ये। हरीश जी कोई अमेरिका के थोड़ी है। इनको पैसा कहाँ से आता है? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लिए खर्चा कहाँ से आता है? मैं देखिए स्वयं वकील हूँ, परंतु यदि जो वकील इनके लिए लड़ रहे थे, मेरे को भी उनको किसी काम के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए लगाना पड़ेगा, तो मेरी क्षमता नहीं है उनकी पर केस पर तारीख के 10-10 लाख परंतु हाँ, तो ये लोग तो फंडिंग होता है, ये लोग अज्ञान से बहस नहीं हो सकती है, तर्क से बहस हो सकती है। किसी पार्टियां होती है 5 स्टारों में, उनके पैसे कहाँ से आते हैं? तो एक सोची साजिश, पाश्चात्य संस्कृति की साजिश है। बहस को हल्का मत बनाइए। सांस्कृतिक ढांचा, हाँ आपके पास तर्क नहीं, इसलिए आप इस तरह से बोल रही हो। जो भी तर्क गलत थे, आप कहना। नवीन जी पहली बात तो ये जितने लोग हैं जो ये मुकदमा लड़ रहे हैं भारत के, विदेश के थोड़ी हैं। अब पैसा कहाँ से आ रहा है उनके? अरे कहीं से आ रहा हो तो आप फिर जांच करा लीजिए, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है। ये लॉजिक मैं कह रहा हूँ सर, ये लॉजिक इस केस की मेरिट पे नहीं हो सकता। मैं बार बार आप लोगों को वहां लाना चाहता हूँ। आप ये बात खुल के बोलिए कि आपके सामाजिक ढांचे को एक चुनौती है, इसलिए इस पे फैसला नहीं हो पा रहा है। पैसा कहाँ से आया? लुटियंस में रहते हैं कि वो नांगलोई में रहते हैं, थोड़ी फर्क पड़ता है केस पे। केस की मेरिट पे बात करिए। अनुराग जी, मुझे लगता है नीरज जी अनुराग जी को बोलने दीजिए। जी मुझे लगता है हम सबका माइंडसेट एक सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए, न कि प्रॉब्लम की तरफ। रंजना जी ने खुद ये बोला कि हमें वास्तविकता समझनी होगी, हमारे पास डेटा नहीं है। मानते हैं इस बात को? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वास्तविकता समझनी होगी और डेटा लेनी होगा। और विराट जी ने तो बहुत क्लियरली बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या हमारी वास्तविकता है और क्या हमारे डेटा का लकूना है। अब इसे तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हम रंजना जी को तो फोन करके नहीं बोल सकते मैडम आप डिसीजन दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो सही, और हम खुशी मना लीजिए। तो ऐसा तो देश चलता नहीं है। देश तो ऐसे चलेगा। देश फोन करके देखिए। नहीं, वो उसका अब मैं वही कह रहा हूँ मैडम, आप आपके पार्लियामेंटेरियन के पास जाइए, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट में जाएगा। कोर्ट ने भी कह दिया कि पार्लियामेंट में जाएगा। आप अपने एमपी के पास जाइए, आप बिल्कुल उनके साथ बैठ के उनका डेटा दीजिए, और बहुत मुझे लगता है कि बहुत जोश से आप लड़िए। हमारा सबका समर्थन है आपके साथ, और हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा डिबेट हो। हम खुद चाहेंगे आप डेटा लेके आइए, हम यहाँ से डेटा ले, बाकी लोग जो इधर की ओर है
वो भी डेटा लेके आएंगे, बहुत अच्छा डिबेट होगा पार्लियामेंट में, टीवी टेलीकास्ट अच्छा करेंगे। अनुराग जी हम फिर एक चीज मिलेंगे। बताइए, अनुराग जी डेटा से क्या साबित होगा? अरे डिसीजन तो डेटा के बेस पे लेना पड़ेगा नीरज जी। अरे सर मैं मान Decision गया, तो- डेटा से decision तो क्या emotion पे प्रूफ नहीं क्या होता ना, करेंगे, अदालत में क्या प्रूफ करेंगे डेटा से? सर डेटा आप लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रूफ नहीं है सर, डेटा प्रूव करने के लिए नहीं है, डेटा पॉलिसी बनाने के लिए है। आपने वही बोला मैं कि कह रहा सिविल हूं। राइट्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी सिविल राइट्स नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरा हाउ डू आई शेयर माय प्रॉपर्टी विद माय पार्टनर, आप मुझे कह रहे हैं मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो ये सब चीजों का जो सर, ये इस केस का मेरिट हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से कह रहा हूं सर, मैं वकील नहीं हूं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि इस केस इस बिना पे केस नहीं जीत सकते आप, कोई नहीं जीत सकता इस बिना पे। प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट और अस्पताल और ये मेरी साइकिल किसके पास जाएगी, ये इसका मेरिट थोड़ी हो सकता है इस केस का। नीरज जी आप इतने साल से पत्रकारी कर रहे हैं, हाँ। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा बिल बन गया पार्लियामेंट में, आप मुझे एक बिल ऐसा बता दीजिए पार्लियामेंट में जो बना हो कि इससे लगता है कि राहुल गांधी को लगा मेरा मन कह रहा है ऐसा करो तो कर दो। डेटा पे आधार पे पार्लियामेंट में डिबेट होता है। एग्री सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि डेटा से हम लोग प्रूव क्या करें। मान लीजिए एक डेटा निकला है कि 3 करोड़ लोग ऐसे बनाएंगे हैं। नीरज जी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उसके तहत पे। पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी आज क्या कहा आपने, सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई है, ये कभी भी सरकार नहीं कहेगा कि हम डिनाई करेंगे, जबकि 377 इज नाउ लीगल है। सरकार तो इसको कहीं डिनाई नहीं करेगी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। सरकार कह रहा है कि द ड्यू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट इज माय क्वेश्चन। इस पे तो रंजना जी विरोध कर ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता इससे। ये तो प्रोसेस है, इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। सार्वभौम अधिकार पार्लियामेंट का है और नहीं सर मैं एक मिनट सर, बहुत समय कम है इसलिए छोटे एक सवाल ले रहा हूँ। विराज जी की बात, विराज जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस को उस जगह ले जाइए सर जहां से इसका हल होना है। प्रोसेस पे आप लोग बहस कर रहे हैं इतनी देर से कि प्रोसेस क्या फॉलो होना चाहिए। मैं अनुराग जी आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। जब मैं कह रहा हूं कि डेटा से क्या प्रूफ होगा, तो मेरा कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास एक 5 करोड़ का डेटा आ गया कि LGBTQIA+++ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं, उससे आप साबित क्या करेंगे? वहां पे आपके पास डेटा क्वालिटी का होना चाहिए। इशू यहाँ पे डेटा की क्वालिटी का है, डेटा का नहीं है कि कितने नंबर है, इसमें क्वालिटी का बहस होनी चाहिए। नीरज जी देखिए, सबसे सारगर्भित बातें सारे लोगों ने बोली, रंजना जी ने बोली। मैं रंजना जी की बातों का और आपकी बातों का 4 पॉइंट में जवाब देके सारी बातों का समराइज संक्षेप में सर, बहुत कम समय। फिर मैं 2 बातों से बहुत सहमत हूं, बिल्कुल संक्षेप में। उन्होंने बोला लंबी बहस क्यों करनी थी जब यही फैसला देना था, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने दूसरी बात बोली कि डेटा नहीं है, मैं सहमत हूं, डेटा चाहिए। उन्होंने तीसरी बात बोली लुटियंस वाली बात। लुटियंस वाली बात से डेटा की बात को मैं आता हूं। 4 बातें पिछले 15 सालों से हो रही हैं। कहा जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे पूरा देश होमोसेक्सुअल होने के लिए उन्मादी है। एक ऐसा धारणा बनाई जा रही है कि 10% आबादी होमोसेक्सुअल है। तो इसका डेटा क्यों नहीं है? यह कहा जा रहा है कि उनका दमन हो रहा है, पुलिस FIR का डेटा है। ये कहा जा रहा है कि उनके साथ उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो डेटा है। कितने लोग बीमारी से पार्टनर की वजह से खत्म होगा, इसका डेटा है। जो गोद लेने की प्रक्रिया है, जिस रूल 5 की चर्चा की गई थी कि जो अविवाहित लोग नहीं ले सकते हैं, लड़का लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं, उनके बारे में आए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आए। अब यहां से मैं लुटियंस में खत्म करता हूं कि दिल्ली के एक स्कूल जब PIL फाइल करता है, वो मिनरल वाटर की और AC की डिमांड करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता कि देश के कितने सारे गांवों में स्कूलों में छत नहीं है। इसलिए ये समस्या के समाधान के लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहला, सही डेटा। दूसरी बात, कानून के अधिकार लेने के साथ जिम्मेदारी पूरी करने के बारे में भी कानूनी प्रक्रिया बने। इन दोनों बातों के भीतर ही इस पूरी समस्या का समाधान होगा। एक बात ये बताओ मुझे, आप लोग वकील लोग हो, आप लोग, ये जब केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन से, तो ये हवाम बातें हो रही क्या वहां पे? कोई डेटा नहीं, किस बात पे आप लोग वहां चुनाव केस लड़ा जा रहा था? ये जो डेटा आप यहाँ मांग रहे हो, वो केस लड़ क्या रहे थे वहां पे? किस बात का केस लड़ा जा रहा था? ऐसे ही मेरे मन में ख्याल है, चलो इस पे केस लड़ते हैं। मैं बताता हूँ नीरज जी, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए नवीन जी। अगर केस लड़ रहे हो नवीन जी, हाँ बताइए। नहीं, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, इस केस का तर्क कुछ भी नहीं था। सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है करने का, परंतु ये लंबी बहस करी क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो LGBT की तरफ है और वो अपने विचार को थोपना चाहते हैं। सर ये फिर आप देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि वैल्यू जजमेंट से इस केस को मत देखिए सर।
कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ऐसा सोचते हैं। ये इसलिए नहीं सर, क्योंकि मैं अदालतों का सम्मान करता हूँ। मुझे पता कि अदालत में फैसले जो है तथ्यों के आधार पर होते हैं। अब ये आप एक वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं कि जज साहब ऐसा सोचते होंगे, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। नहीं, मैं बता रहा ठीक है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का कोई अधिकार नहीं बनता एज अ मोनार्क के पार्लियामेंट। अरे उन्होंने भेज दिया ना पार्लियामेंट में, कहाँ फैसला उन्होंने सुना दिया? नहीं, उन्होंने पॉइंट्स लिख के दिए ना कि ये करो मत, वो करो मत, ये उन्होंने अपने दायरे में किया है कि भाई हम ये हमारे पास केस आया, हमको अधिकार नहीं कानून बनाने का, लेकिन इस पॉइंट के तहत आप लोग देखिए कानून बन सकता है तो बनाइए। अगर केंद्र सरकार नहीं बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा थोड़ी कहेगी बनाए क्यों नहीं आपने, नहीं बनाते हम। ये तो सरकार के पास अख्तियार है। राष्ट्र का समय तो नीरज जी, डायरेक्शन इशू करने से पहले एलजीबीटी की कानूनी डेफिनेशन जरूरी है। वही तो सर, कानूनी डेफिनेशन कहाँ तक होगी? डेटा तो आप लोग बता नहीं रहे कि अब जो हरीश जी चले गए नहीं, मैं उनसे पूछता कि तो जब कानूनी डेफिनेशन नहीं है तो उनके इंस्ट्रक्शंस के, उनके गाइडलाइंस का क्या मतलब है? उनकी गाइडलाइंस सर, एक मिनट, नहीं देखिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं सर। माफी के साथ कह रहा हूं, आप लोग बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। मैं एक सामान्य आदमी की तरह कह रहा हूं कि अदालत में एक केस गया, अब उसकी मेरिट पे मुझे वैल्यू जजमेंट मत करिएगा। उन्होंने कहा भाई मैं तय नहीं कर सकता, अदालत ये कानून बनाइए आप लोग, देखिए इसमें ऐसा एक इशू है, नंबर 1 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख 10 लाख, आई डोंट नो। उसमें सरकार तय करेगी कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, इस पर हम बना सकते हैं, इस पर नहीं बना सकते, ये क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन मैं शो समाप्त कर रहा हूँ सर। इस इशू को मुझे लगता है कि बहुत हल्के में डिस्कस किया जा रहा है, प्रोसेस पर डिस्कशन हो रहा है, जिससे इसका हल नहीं होना है। इसके कोर पे जाइए। क्या विवाह नामक संस्था को एक चुनौती मिल रही है? क्या 2 पुरुष के शादी करने से परिवार नामक संस्था को चैलेंज मिल रहा है? क्या समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है कि 2 महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं? क्या शादी का मकसद रिप्रोडक्शन है, या शादी का मकसद एंटरटेनमेंट है, या शादी का मकसद 2 लोगों के वैचारिक मिलने से रहने का है? क्या है ये? जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे अदालत में, इस फैसले पे नहीं पहुंच सकते आप। 2 लोग लिव इन में रह रहे हैं, उनको किस बिना पे आप रहने के लिए कह रहे हैं? कहा तो ये भी जाता है कि लिव इन में आप रह जरूर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा वो तलाक वाला, अगर आपसे छोड़ के गए हैं तो हो सकता है 370 भी लग जाए आपके, डिक्रिमिनलाइज अगर नहीं करेंगे तो। इन इशू पे अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो इस मसले के फैसले पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करते हैं और क्लैरिटी आएगी। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट अभी लेना ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।